नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी पिद्दू सिंह का एक नया केस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा नया केस। सर्दियों की रात थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शिमला मेल अपनी रवानगी के लिए तैयार खड़ी थी। मैं और अमन बहुत खुश थे। महीनों की भाग दौड़ के बाद हम फाइनली मनाली छुट्टी मनाने जा रहे थे। हमने अपना सामान फर्स्ट एसी के कूपे नंबर 4 में रखा। ये एक 4 सीटर कैबिन था, बहुत ही लग्जरी और प्राइवेट। लेकिन हमें क्या पता था कि ये लग्जरी सफ़र जल्द ही मौत के सफ़र में बदलने वाला है। अमन अपनी सीट पर बैठा और बोला, पिद्दू, ट्रेन चलने से पहले एक बढ़िया अदरक वाली चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तभी कैबिन का दरवाज़ा खुला और एक वेटर अंदर आया, सफ़ेद वर्दी और हाथ में चाय की ट्रे। साहब, चाय? उसने बहुत ही अदब से पूछा। अमन ने चाय ली, लेकिन तभी हमारे कैबिन में बाकी यात्री भी आ गए। माहौल एकदम से बदल गया। सबसे पहले आए मिस्टर कटारिया, एक 50 साल के अमीर और बेहद बदतमीज हीरा व्यापारी। उनके हाथ में एक लाल ब्रीफकेस था जिसे उन्होंने कसकर पकड़ रखा था। उनके पीछे उनकी पत्नी मिसेस कटारिया थी, सुंदर लेकिन डरी हुई। उनकी आंखों में एक अजीब उदासी थी। और उनके साथ एक और आदमी था, मिस्टर सोढ़ी। कटारिया अंदर आते ही सोढ़ी पर चिल्ला रहा था, सुन लो सोढ़ी, मैंने फैसला कर लिया है। मनाली पहुंचते ही मैं वकील बुलाऊंगा और तुम्हें अपनी पार्टनरशिप से लात मारकर बाहर निकाल दूंगा। तुमने बहुत नुकसान करवाया है मेरा। सोढ़ी गुस्से में बोला, कटारिया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने इस कंपनी को बनाने में अपनी पूरी जवानी लगा दी है। कटारिया बोला, भाड़ में गई तुम्हारी जवानी, तुम अब मेरे किसी काम के नहीं हो। मिसेस कटारिया ने चुपके से सोढ़ी की तरफ देखा। उनकी नज़रों में हमदर्दी या शायद प्यार था। मैंने देखा कि सोढ़ी ने मुट्ठी भींच रखी थी। इन सब के बीच एक चौथा यात्री भी था, जो कोने वाली ऊपर की बर्थ पर बैठा था। एक 20-22 साल का लड़का, नाम आर्यन। उसके कान में हेडफोन लगे थे, लेकिन उसकी नज़रें लगातार मिस्टर कटारिया पर थीं, नफरत भरी नज़रें। ट्रेन चल पड़ी थी, रफ्तार बढ़ने लगी। करीब 1 घंटे बाद वेटर फिर से आया। डिनर का ऑर्डर सर। कटारिया ने उसे डांट दिया, भागो यहाँ से। 10 बार मुंह उठाकर आ जाता है, जब चाहिए होगा तो बुला लेंगे। वेटर ने जी सर कहा और सिर झुकाकर चला गया। जाते वक्त उसकी नजरें कटारिया के ब्रीफकेस पर थी। रात के 12 बज रहे थे। बाहर घना अंधेरा था। अमन अपनी किताब पढ़ रहा था। कटारिया और सोढ़ी में अभी भी बहस चल रही थी। तभी ट्रेन के पहियों की आवाज बदल गई, गड़गड़ गड़गड़। अमन बोले, सुरंग आ रही है शायद। अगले ही पल सब कुछ अंधेरमय हो गया। ट्रेन एक लंबी सुरंग में दाखिल हुई। बोगी की लाइटें किसी तकनीकी खराबी से झपझपाकर बंद हो गई। धूप अंधेरा। तभी गोली चलने की आवाज आई। फिर मिसेस कटारिया की चीख गूंजी, बचाओ। करीब 10 सेकंड बाद ट्रेन सुरंग से बाहर निकली और लाइटें वापस आईं। नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सामने वाली सीट पर मिस्टर कस्टारिया की लाश पड़ी थी। उनकी छाती से खून बह रहा था। गोली बहुत ही नज़दीक से मारी गई थी। और सबसे बड़ी बात, उनके हाथ से वो लाल ब्रीफकेस गायब था। कैबिन में सन्नाटा छा गया। सोढ़ी हक्का बक्का खड़ा था। मिसेस कटारिया बेहोश होने वाली थी
और आर्यन अपनी ऊपर वाली बर्थ से नीचे झांक रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। अमन ने तुरंत किताब फेंकी और खड़ा हो गया। पिद्दू, दोनों तरफ के दरवाजे लॉक कर दो अभी। मैं दौड़ा और कूपे के दोनों स्लाइडिंग दरवाजे लॉक कर दिए। अमन ने सबको देखा और कहा, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इस डिब्बे में एक कातिल है। अमन ने तुरंत अपना फोन निकाला और रेलवे पुलिस को कॉल किया। हेलो, मैं डिटेक्टिव अमन बोल रहा हूँ। शिमला मेल कोच A1 कूपे 4, यहाँ एक मर्डर हुआ है। मुझे अभी मदद चाहिए। फोन की दूसरी तरफ से जवाब आया, सॉरी सर, अभी हम बीच रास्ते में हैं। ट्रेन आउटर पर है। स्टाफ की भारी कमी है। हम अगले बड़े स्टेशन पर ही टीम भेज पाएंगे। तब तक ट्रेन को मत रोकिए, वरना कातिल जंगल में भाग सकता है। आप प्लीज कंडीशन को संभालिए। अमन ने फोन काटा और गहरी सांस ली। अगला स्टेशन आने में अभी 3 घंटे हैं और हमारे पास भी केवल 3 ही घंटे हैं कातिल और उस गायब ब्रीफकेस को ढूंढने के लिए। अमन ने सोढ़ी, आर्यन और मिसेस कटारिया को देखा। तैयार हो जाइए, अब सवाल जवाब का खेल शुरू होगा। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी, छक 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 छक। लेकिन हमारे फर्स्ट क्लास के कूपे के अंदर वक्त जैसे जम सा गया हो। मेरे सामने मिस्टर कटारिया की लाश पड़ी थी। उनकी सफेद शर्ट खून से लाल हो चुकी थी। हवा में बारूद की तीखी गंध और एसी की ठंडी हवा मिल गई थी। अमन ने अपना जेबी रुमाल निकाला और नाक ढकी, फिर लाश के पास झुक गया। उन्होंने कटारिया की शर्ट के उस हिस्से को गौर से देखा जहां गोली लगी थी। पिद्दू, अमन ने गंभीर आवाज में कहा, जरा टॉर्च दिखाना। मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई। अमन ने घाव की ओर इशारा किया। देखो, घाव के चारों तरफ काला निशान है। इसे गन पाउडर टैटूइंग कहते हैं। इसका मतलब गोली बहुत ही नजदीक से मारी गई है, शायद 1 फीट से भी कम दूरी से। या तो कातिल ने बंदूक उनकी छाती से सटा कर चलाई थी, या वो बिल्कुल उनके सामने ही खड़ा था। लेकिन अमन, मैंने कांपते हुए पूछा, अंधेरा तो काफी था। कातिल को कैसे पता चला कि कटारिया जी का दिल कहाँ है? सटीक सवाल। अमन खड़ा हुआ। कातिल अंधेरे में अंदाजे से गोली नहीं चला रहा था। उसे पता था उसका निशाना कहाँ बैठा है। अमन ने सोढ़ी, मिसेस कटारिया और आर्यन की तरफ देखा। और कटारिया जी कहाँ बैठे हैं ये सिर्फ इस कैबिन में मौजूद लोगों को ही पता है। अमन ने मेरी तरफ इशारा किया। पिद्दू, इस पूरे कैबिन की तलाशी लो अभी। हर कोने की सीट के नीचे, तकिए के पीछे, तुम्हारे बैग, मेरे बैग, सब कुछ। मैंने पागलों की तरह सामान खंगालना शुरू किया, लेकिन ना तो वो लाल ब्रीफकेस कहीं मिला और ना ही बंदूक। अमन, कुछ भी नहीं है, मैंने हाँफते हुए कहा। ना ही ब्रीफकेस, ना बंदूक। अमन बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? दरवाजे तो बंद हैं। हथियार गायब है। इसका मतलब कातिल ने उसे बहुत चालाकी से ठिकाने लगाया है। लेकिन अभी हमारा फोकस हथियार पर नहीं, मकसद पर होना चाहिए। अमन मिस्टर सोढ़ी की तरफ मुड़े। सोढ़ी पसीने से तरबतर था और बार बार पानी पी रहा था। मिस्टर सोढ़ी, अमन ने कड़क आवाज में पूछा, गोली चलाने से ठीक पहले आप और कटारिया झगड़ रहे थे। उसने आपको कंगाल कर दिया था, है ना? सोढ़ी हड़बड़ाया। देखिए अमन जी, मैं मानता हूँ हमारा झगड़ा था। वो मुझे बिजनेस से निकाल रहा था, मेरा करोड़ों का नुकसान हो रहा था। लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे मार डालूंगा। गुस्सा इंसान से कुछ भी करवा सकता है, अमन ने कहा।
अंधेरा हुआ, मौका मिला और आपने अपना बदला आखिर ले ही लिया। नहीं, सोढ़ी चिल्लाया, मेरे पास गन नहीं थी। आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। तभी अमन की नज़र मिसेस कटारिया पर गई। वो अभी भी सोढ़ी के पास खड़ी थी और अनजाने में ही सही, सोढ़ी ने अपना हाथ उनकी कमर पर रखा हुआ था, उन्हें सहारा देने के लिए। अमन की आंखों में एक चमक सी आई। एक जासूस की नज़र से कुछ नहीं छुपता। मिसेस कटारिया, अमन ने नरम आवाज में पूछा, क्या आप अपने पति से खुश थी? मिसेस कटारिया चुप रही, बस रोती रही। अमन ने सोढ़ी और मिसेस कटारिया के बीच की दूरी की ओर इशारा किया। मिस्टर सोढ़ी, आप अभी भी मिसेस कटारिया को प्रिया कहकर बुला रहे थे जब वो रो रही थी। एक बिजनेस पार्टनर अपनी पार्टनर की पत्नी को इतना हक से नाम लेकर नहीं बुलाता जब तक कि रिश्ता कुछ और न हो। कैबिन में सन्नाटा छा गया। सोढ़ी ने अपना हाथ हटा लिया। सच बताइए, अमन ने दबाव डाला, वरना पुलिस कस्टडी में सच उगलवाना मुझे अच्छे से आता है। सोढ़ी थोड़ा सा घबरा गया। उसने अपना सिर झुका लिया। हाँ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। कटारिया, वो एक जानवर था। वो प्रिया को मारता था रोज। हम दोनों भागने वाले थे। कटारिया को शक भी हो गया था और इसीलिए वो मुझे बिजनेस से भी निकाल रहा था और प्रिया को भी टॉर्चर कर रहा था। तो ये मर्डर आज़ादी के लिए था? अमन ने सीधा सवाल किया। नहीं, मिसेस कटारिया चीखी, हमने उसे नहीं मारा। हम तो बस तलाक और पैसे चाहते थे। उसे मारकर हम जेल क्यों जाएंगे? हमारे पास तो हमारा पूरा भविष्य है। अमन ने उनकी आंखों में देखा। झूठ नहीं लग रहा था, लेकिन सच भी नहीं लग रहा था। ठीक है, अमन ने कहा, फिलहाल के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। अब अमन की नज़र उस चौथे यात्री पर गई, आर्यन। वो लड़का अपनी ऊपर वाली बर्थ से नीचे उतर आया था। वो कोने में दुबका खड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो अपने बैग को बहुत जोर से पकड़े हुए था। तुम बहुत खामोश हो आर्यन। अमन उसके पास गया। पूरे सफर में तुम कटारिया को ऐसे घूर रहे थे जैसे कच्चा चबा जाओगे उसे। आर्यन कुछ भी नहीं बोला। उसके होंठ कांप रहे थे। पेद्दो, अमन ने कहा, इसका बैग चेक करो। आर्यन पीछे हटा। नहीं, मेरा बैग नहीं। मैंने झपट्टा मारकर उसका बैग छीन लिया। ज्यादा नाटक नहीं छोटे। मैंने बैग की जेब खोली। कपड़े, चार्जर, हेडफोन और सबसे नीचे एक कागज की पुड़िया। मैंने पुड़िया निकाली, उसे खोला। अंदर सफेद रंग का पाउडर था। अमन, ये देखो, ड्रग्स। अमन ने पाउडर को सूंघा नहीं, बस गौर से देखा। ये ड्रग्स नहीं है पिद्दू। अमन ने आर्यन की तरफ देखा। ये साइनाइड है, या फिर उसी के जैसा कोई तेज जहर है। जहर? सोढ़ी और मिसेस कटारिया चौंक गए। अमन ने आर्यन का कॉलर पकड़ा। तो ये है तुम्हारा प्लान? गोली नहीं, जहर? आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। हाँ, हाँ, मैं उसे मारना चाहता था। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। क्यों? अमन ने पूछा। आर्यन ने अपनी आंसुओं भरी आंखों से कटारिया की लाश को देखा। ये आदमी, ये शैतान है। मेरे पिताजी इसके यहाँ मुनीम थे। इसने अपनी चोरी छुपाने के लिए सारा इल्जाम मेरे पिताजी पर लगा दिया। उन्हें गबन के झूठे केस में जेल भिजवा दिया। आर्यन की आवाज में एक दर्द था। जेल में पिताजी शर्म से मर गए। हार्ट अटैक आया उन्हें। और यहाँ बाहर हमारी इज्जत मिट गई। पैसे नहीं थे। मेरी माँ बीमार थी। इलाज के बिना वो भी तड़प तड़प कर मर गई और मैं अनाथ हो गया। उसने अपनी मुट्ठी जमीन पर पटकी।
आज मुझे पता चला कि ये शिमला जा रहा है। मैंने ठान लिया था कि आज इसका आखिरी सफ़र होगा। मैं इसके पानी में जहर मिलाने वाला था, बस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पूरा कैबिन आर्यन की कहानी सुनकर सन्न था। एक लड़का जिसे हालात ने कातिल बना दिया था। अमन ने आर्यन को उठाया और कुर्सी पर बिठाया। तो तुमने जहर दिया उसे? नहीं, आर्यन ने सिर हिलाया। कसम से नहीं दिया। मैं बस हिम्मत जुटा रहा था। और तभी लाइट चली गई और किसी ने गोली चला दी। मैंने नहीं मारा उसे। मेरे पास तो बंदूक भी नहीं है। अमन ने जहर की पुड़िया अपनी जेब में रख ली। आर्यन सच कह रहा है, अमन बोला। पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा कि मौत गोली से हुई है, जहर से नहीं। आर्यन कातिल बनना चाहता था, लेकिन बन नहीं पाया। अमन बीच में खड़ा हो गया। तो अब हमारे पास क्या है? एक पार्टनर जो बर्बाद हो चुका था, एक पत्नी जो नफरत करती थी, और एक लड़का जो बदला लेना चाहता था। सबके पास मोटिव है, लेकिन हथियार किसी के पास नहीं। तभी ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी। अंबाला स्टेशन अभी दूर था। ये शायद कोई सिग्नल था। अमन, मैंने पूछा, अगर इनमें से किसी ने नहीं मारा तो गोली चलाई किसने? और वो लाल ब्रीफकेस, वो हवा में गायब तो नहीं हो सकता? अमन ने खिड़की के बाहर देखा। बारिश शुरू हो चुकी थी। शीशे पर बूंदें गिर रही थी। हवा में गायब नहीं हुआ पिद्दू, लेकिन हवा में लटक जरूर सकता है। अमन की नज़र खिड़की के कांच पर पड़ी। वहां एक बहुत ही मामूली, ना के बराबर खरोच थी। अमन मुस्कुराया नहीं, लेकिन उसका दिमाग चल पड़ा था। पेद्दो, अमन ने कहा, मुझे फिर से भूख लग रही है। उस वेटर को बुलाओ। मुझे उसकी सर्विस के बारे में कुछ और भी जानना है। ट्रेन की रफ्तार अब बहुत तेज हो चुकी थी। धड़ धड़, धड़ धड़। लेकिन हमारे कैबिन के अंदर समय रुका हुआ था। हमने पूरा कैबिन छान मारा था। सीटों के नीचे, गद्दों के अंदर, आर्यन का बैग, सोढ़ी का कोट, यहाँ तक कि टॉयलेट का फ्लश टैंक भी चेक कर लिया था। लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। ना वो लाल ब्रीफकेस मिला, और ना ही वो बंदूक जिसने कटारिया का सीना चीरा था। अमन दरवाजे के पास खड़ा था। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। वो बहुत कम ही ऐसे दिखता था, हताश। ये नामुमकिन है पिद्दू, अमन ने अपना बाल नोचते हुए कहा। दरवाजे लॉक थे, खिड़कियां सील बंद हैं। कोई बाहर नहीं गया, कोई अंदर नहीं आया। तो फिर एक बड़ी लोहे की बंदूक और एक बड़ा लाल ब्रीफकेस हवा में कैसे गायब हो गया? क्या हमने किसी जादूगर के साथ सफर शुरू किया था? मिस्टर सोडी अपनी सीट पर सिर पकड़ कर बैठे थे। मैंने कहा ना अमन जी, ये किसी भूत प्रेत का काम है। उस सुरंग में जरूर कुछ गड़बड़ थी। अमन ने सोढ़ी को घूर कर चुप कराया। जुर्म इंसान करते हैं सोढ़ी साहब, भूत नहीं। अमन वापस उसी जगह गया जहां लाश पड़ी थी। उन्होंने फिर से उस माहौल को याद किया। ध्यान दो पिद्दू, अमन बोला। अंधेरा हुआ। 10 सेकंड। गोली चली। चीख मची। रोशनी आई। कातिल ने इन 10 सेकंड में गोली चलाई, ब्रीफ केस उठाया, और फिर उसे छुपा भी दिया। अगर वो ब्रीफ केस टॉयलेट में डालता तो हमें मिल जाता। अगर वो खिड़की से फेंकता तो एसी कोच की डबल ग्लास खिड़की टूटी होती। तभी अमन की नज़र दरवाजे के हैंडल पर गई। केबिन का मेन स्लाइडिंग डोर। अमन ने मुझसे पूछा, पेद्दू, जब लाइट आई थी तो क्या तुमने दरवाज़ा लॉक किया था? हाँ सर, मैंने कहा। आपके कहने पर मैंने तुरंत कुंडी लगा दी थी। लेकिन अमन की आंखों में एक चमक आई। क्या उससे पहले दरवाज़ा खुला था या बंद? ये किसी ने चेक नहीं किया था। अंधेरे में कोई भी दरवाज़ा खोल सकता था।
अमन दरवाजे की तरफ बढ़ा। अमन, क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। बाहर 100 की स्पीड पर हवा चल रही है। अमन ने कुंडी खोली। उसने स्लाइडिंग कोर को धीरे से सरकाया। तेज हवा का झोंका अंदर आया। बारिश की बौछारें हमारे चेहरे पर पड़ी। बाहर घना अंधेरा और जंगल था। अमन ने टॉर्च जलाई और नीचे झांकने की कोशिश की। पिद्दू, मेरे पैर पकड़ो, मुझे बाहर झुकना होगा। अमन, ये खतरनाक है, मैंने चिल्लाकर कहा। पकड़ो, अमन ने थोड़ा गुस्से में कहा। मैंने अमन की बेल्ट और पैर कसकर पकड़ लिए। वो आधी शरीर से ट्रेन के बाहर लटक गया। हवा उसे खींचने की कोशिश कर रही थी। अमन ने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली और तभी उसे वो दिखा। दरवाजे के बाहरी हैंडल पर एक पतली नायलॉन की रस्सी बंधी हुई थी और उस रस्सी के दूसरे सिरे पर हवा में झूल रहा था मिस्टर कटारिया का लाल ब्रीफकेस। हवा के दबाव की वजह से वो ब्रीफकेस ट्रेन की बॉडी से टकरा रहा था। ठक ठक। ट्रेन की आवाज में ये आवाज दब गई थी। अमन अंदर वापस आया। उसका चेहरा भीगा हुआ था, लेकिन आंखों में जीत की चमक थी। मिल गया, अमन चिल्लाया। पिद्दू, खींचो। हम दोनों ने मिलकर उस रस्सी को खींचा। रस्सी बहुत मजबूत थी। धीरे धीरे वो भारी ब्रीफकेस ऊपर आया और हमने उसे खींचकर अंदर फर्श पर पटक दिया। केबिन में मौजूद सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ब्रीफकेस, मिसेस कटारिया चिल्लाई। ये तो बाहर था। अमन ने सोढ़ी की तरफ देखा। इसे कहते हैं फिजिक्स, मिस्टर सोढ़ी। कातिल ने ब्रीफकेस को ट्रेन से बाहर नहीं फेंका। उसने उसे साथ ले जाने के लिए बाहर लटका दिया ताकि चेकिंग के वक्त वो अंदर न मिले, और जब मामला शांत हो जाता तो वो इसे ऊपर खींच लेता। अमन ने ब्रीफकेस खोला। अंदर हीरो के पैकेट थे या नहीं, ये बात की बात थी। सबसे ऊपर रखी थी एक 9mm पिस्टल। उसकी नली अभी भी थोड़ी गर्म थी और उससे गन पाउडर की वही गंध आ रही थी। हमारे पास हथियार है। अमन ने पिस्तौल को रुमाल से उठाया। और हमारे पास तरीका भी है। लेकिन फिर अमन शांत हो गया। वो खुशी जो ब्रीफ केस मिलने पर थी, वो अब गायब हो चुकी थी। वो धम से अपनी सीट पर बैठ गया। क्या हुआ अमन? मैंने पूछा। केस तो सॉल्व हो गया ना एक तरीके से। नहीं पिद्दू, अमन ने सिर हिलाया। हमें क्या मिला है और कैसे मिला है, लेकिन किसने, ये अभी भी एक पहेली है। अमन ने सबको देखा। सोढ़ी, मिसेस कटारिया, आर्यन। अंधेरे में कोई भी दरवाजे तक जा सकता था। रस्सी बांधना, ब्रीफकेस लटकाना, ये 10 सेकंड का काम है अगर किसी की प्रैक्टिस हो। लेकिन उंगलियों के निशान बारिश में धुल गए होंगे। अमन बहुत थक चुका था। इतनी मेहनत के बाद भी हम वहीं खड़े हैं। कातिल इसी कमरे में है और मैं उसे पहचान नहीं पा रहा। अमन सच में हार मानने वाले थे। उनका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद कातिल कोई प्रोफेशनल है जो बच निकलेगा। मैंने अमन के कंधे पर हाथ रखा। अमन, तुम जासूस अमन हो। तुम हार नहीं मान सकते। याद है तुमने क्या कहा था? हर मुजरिम अपनी परछाई छोड़ ही जाता है। ब्रीफकेस मिल गया है ना? अब हाथ भी मिल ही जाएंगे। बस अपनी उस चाय वाली थ्योरी पर वापस जाओ। दिमाग की बत्ती जलाओ। अमन ने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। तुम सही हो पिद्दू, मुझे फोकस करना चाहिए। अभी हम बात कर ही रहे थे कि कूपे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला। वही वेटर अंदर आया। चेहरे पर घबराहट की एक झूठी परत थी। साहब, सब ठीक है ना? मैंने शोर सुना।
पुलिस को बुलाऊं क्या? अमन ने उसे देखा। उसकी एक्टिंग थोड़ी ज्यादा ही थी। एक मामूली वेटर को मर्डर वाले कमरे में बार बार आने की क्या जल्दी थी? अमन को अचानक कुछ याद आया। चाय। अमन ने अपनी थकान मिटाने के अंदाज में कहा। नहीं भाई, पुलिस आ रही है। तुम बस एक काम करो, मेरे लिए एक और कड़क चाय ले आओ। दिमाग सुन्न हो गया है। वेटर हिचकिचाया। सर, अभी तो दी थी। अरे ले आओ, अमन ने थोड़ा जोर देकर कहा। पैसे की चिंता मत करो। वेटर जी सर बोलकर मुड़ गया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, अमन की नज़र उसके दाहिने हाथ पर गई। उसने अपनी कलाई पर एक गंदी सी पट्टी बांध रखी थी, जो पहले शायद उसकी आस्तीन के नीचे छुपी थी। अमन की आंखों में वो शिकारी वाली चमक वापस आ गई। रुको, अमन ने आवाज दी। वेटर रुक गया। जी सर। अमन अपनी सीट से खड़ा हुआ। तुम्हारे हाथ में क्या है? वेटर ने हाथ पीछे छुपा लिया। कुछ कुछ नहीं सर, वो केतली से जल गया था थोड़ा। चाय लाता हूँ जाके मैं भी। अमन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। केतली से जल गए, या कुछ और बात है? ट्रेन की रफ्तार अब भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन कूपे के अंदर की हवा जम चुकी थी। अमन वेटर के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी नजरों में अब कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक फैसला था। वेटर, जिसका नाम बैज पर रमेश लिखा था, पसीने से तरबतर हो रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ अपनी पीठ के पीछे छुपा रखा था। साहब, जाने दीजिए ना, रमेश हकला कर बोला। वो वो चाय ठंडी हो जाएगी, मैं दूसरी लाता हूँ जाके। मुझे चाय नहीं, तुम्हारा हाथ देखना है रमेश, अमन ने एकदम आगे बढ़कर कहा। तुम कह रहे हो कि केतली से जल गए, लेकिन केतली से हथेली जलती है, कलाई के ऊपर का हिस्सा नहीं। रमेश पीछे हटने लगा। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ थी। साहब, आप बेवजह शक कर रहे हैं। मैं बस एक गरीब आदमी हूँ। पेद्दू, अमन ने आवाज दी। दरवाजा रोको। मैं बिजली की रफ्तार से कूदा और स्लाइडिंग डोर के सामने खड़ा हो गया। आज तू कहीं नहीं जाएगा बेटा, दिखा तो क्या है तेरे हाथ में। जब रमेश ने देखा कि रास्ता बंद है, तो उसने अमन को धक्का देने की कोशिश की। हटो, मुझे जाने दो। अमन तैयार था। उसने उसका हाथ मरोड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। रमेश दर्द से चिल्ला रहा था। पिद्दू, इसकी पट्टी खोलो। अमन ने उसे जकड़ रखा था। मैं आगे बढ़ा। वो पट्टी बहुत गंदी थी, जिसे जल्दबाजी में बांधी गई हो। रमेश छटपटा रहा था। नहीं, मत खोलो प्लीज साहब। मैंने पट्टी का सिरा पकड़ा और खींच दिया। गोल गोल गोल। पट्टी खुलती गई, और जैसे ही आखिरी परत हटी, जो दिखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। उसकी कलाई, अंगूठे और तर्जनी के बीच की खाल बुरी तरह छिल गई थी और जल भी गई थी। वहाँ ताजा खून जमा हुआ था और मांस काला पड़ गया था। अमन ने उस घाव को बहुत पास से देखा। फिर उसने वेटर का हाथ अपनी नाक के पास लाकर सूंघा। गंध आ रही है पिद्दू? अमन ने पूछा। मैंने भी सूखा। हाँ अमन, पटाखों जैसी बारूद की गंध। अमन ने रमेश को झटका देकर छोड़ा। रमेश धम से फर्श पर गिर पड़ा। अमन ने जेब से वही पिस्तौल निकाली जो ब्रीफ केस में मिली थी। इसे कहते हैं स्लाइड बाइट, अमन ने सबको समझाया। जब कोई अनाड़ी आदमी ऑटोमेटिक पिस्तौल चलाता है और उसे गलत तरीके से पकड़ता है, तो गोली चलते वक्त पिस्तौल का ऊपरी हिस्सा तेजी से पीछे आता है और हाथ की खाल उधेड़ देता है। अमन ने पिस्तौल रमेश के चेहरे के सामने लहराई। ये निशान केतली का नहीं है, इस पिस्तौल का है। तूने ही गोली चलाई थी। कैबिन में अब सन्नाटा था।
मिस्टर सोढ़ी और आर्यन खुले मुंह से वेटर को देख रहे थे। मिसेस कटारिया वो खिड़की की तरफ देख रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। बोलो, अमन चिल्लाया। क्यों मारा उसे? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? रमेश कांप रहा था, रो रहा था, लेकिन मुंह नहीं खोल रहा था। मैंने नहीं मारा। मैं कुछ नहीं जानता। ये चोट तो पहले लगी थी। झूठ मत बोलो। अमन ने मेज पर जोर से मुक्का मारा। गन पाउडर की बदबू अभी भी आ रही है। तेरे पास ब्रीफ केस लटकाने का भी पूरा मौका था। तू बार बार चाय के बहाने आ रहा था ताकि सब कुछ देख सके और पहले से ही तैयार कर सके। अमन ने पुलिस वाले अंदाज में धमकाया। देख रमेश, मर्डर केस है, धारा 302, सीधा फांसी होगी। और अगर तूने मुंह नहीं खोला तो पुलिस तुझे 3rd डिग्री देकर भी बुलवा लेगी। अंबाला स्टेशन आते ही तुझे रेलवे पुलिस के हवाले कर दूंगा। सोच ले वह क्या हाल होगा तेरा। रमेश फिर भी चुप रहा। वो जमीन पर सिर झुकाए बैठा रहा। शायद उसे किसी बात का डर था जो फांसी से भी बड़ा था। अमन समझ गया कि डराने से काम नहीं बनेगा। यह आदमी किसी और के लिए काम कर रहा है। अमन ने अपना लहजा बदला। वो नरम हो गया। वो घुटनों के बल बैठकर रमेश के बराबर आ गया। रमेश, अमन ने बहुत प्यार से कहा, तेरी वर्दी बता रही है कि तू यहाँ नौकरी करता है। तेरे घर में शायद बच्चे होंगे, पत्नी होगी। तू कोई पेशेवर कातिल नहीं। तूने ये पहली बार किया है। तेरे हाथ का जख्म इसका सबूत है। रमेश ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं जानता हूं तूने ये पैसों के लिए किया होगा, अमन बोला। गरीबी इंसान से कुछ भी करवा सकती है, लेकिन सोच, जिसने तुझे ये काम दिया वो अब मजे से सो रहा है और फंदे पर कौन लटकेगा? तू। अमन ने उसका हाथ पकड़ा। मेरी बात सुन। मैं जज नहीं हूं, लेकिन मैं गवाह जरूर बन सकता हूं। अगर तू सच बता दे और ये बता दे कि तुझे किसने उकसाया, तो मैं कोर्ट में गवाही दूंगा कि तूने ये दबाव में आकर किया। तेरी सजा कम हो सकती है। फांसी से बच सकता है तू। शायद उम्र कैद की जगह कुछ साल की जेल हो। अमन ने उसकी आंखों में देखा। ये मेरा वादा है, जासूस अमन का वादा। लेकिन तुझे अभी इसी वक्त उस आदमी का नाम बताना होगा जिसने तुझे ये पिस्तौल दी थी। रमेश टूट गया। अमन की बातों ने उसके अंदर के डर को उम्मीद में बदल दिया। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी जेब से 500 के नोटों की एक गड्डी निकाली। खून से सनी हुई गड्डी। साहब, मुझे माफ कर दो। रमेश फफक कर रो पड़ा। मेरी बेटी बीमार है। ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। किसने? अमन ने पूछा। नाम बताओ। रमेश ने धीरे से अपनी उंगली उठाई। पूरे कमरे की नजर उस उंगली की दिशा में घूम गई। उंगली मिस्टर सोढ़ी की तरफ नहीं थी, न ही आर्यन की तरफ। उंगली सीधे मिसेस कटारिया, यानी प्रिया कटारिया की तरफ थी। मैम साहब ने, रमेश धीरे से बोला, इन्होंने ही मुझे पिस्तौल दी थी। इन्होंने कहा था कि जैसे ही लाइट जाए मैं काम तमाम कर दूं और ब्रीफ केस बाहर लटका दूं। कैबिन में एक विस्फोट सा हुआ। सबकी निगाहें अब उस रोती हुई अबला दिख रही महिला पर थी जो अब पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। अमन खड़ा हुआ और मिसेस कटारिया की तरफ मुड़ा। तो ये था असली प्लान। सोढ़ी नहीं, आर्यन नहीं, आप। अपने ही पति की सुपारी आपने एक वेटर को दे दी। मिसेस कटारिया ने आंसुओं के पीछे से एक डरावनी मुस्कान दी। हाँ, और अगर तुम बीच में नहीं आते जासूस, तो यह प्लान परफेक्ट था। मिसेस कटारिया के चेहरे से वो दुखी पत्नी का नकाब अब उतर चुका था। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं,
बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। एक ऐसी औरत की नज़र जिसने अभी अभी अपने पति की मौत का सौदा किया हो। हाँ, प्रिया ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कहा। उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था। मैंने ही रमेश को पैसे दिए थे, और अगर तुम बीच में नहीं आते जासूस, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अमन ने पिस्तौल अपनी मुट्ठी में कस ली। क्यों मिसेस कटारिया, तलाक ले लेती, कानून का सहारा ले लेती, मारने की क्या जरूरत थी? प्रिया हंस पड़ी, एक सूखी डरावनी हंसी। तलाक? तुम्हें लगता है ये आदमी मुझे तलाक देता? ये मुझे सड़क पर ले आता। और वैसे भी, उसने अपनी नज़र लाश से हटाकर मिस्टर सोढ़ी की तरफ घुमाई। सवाल सिर्फ आज़ादी का नहीं था मन, सवाल उन हीरो का भी था जो उस ब्रीफ केस में थे। अमन की नज़र सोढ़ी पर गई। सोढ़ी अभी तक चुप खड़ा था, पसीने से भीगा हुआ। तो सोढ़ी साहब, अमन ने तंज कसा, आप भी इस खेल में शामिल हैं। पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस में नहीं, जुर्म में भी थी। सोढ़ी ने घबरा कर प्रिया की तरफ देखा। मैंने मैंने मर्डर के लिए नहीं कहा था। प्रिया ने कहा था कि हम सिर्फ उसे डराएंगे, ब्रीफ केस छीनेंगे और भाग जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि ये उसे मरवा देगी। प्रिया चिल्लाई, बकवास बंद करो सोढ़ी। तुम भी उतने ही गुनहगार हो जितनी कि मैं हूँ। तुम्हें पता था कि वो आज रात सारे हीरे लेकर विदेश भागने वाला है। अगर वो जिंदा रहता तो हम दोनों कंगाल हो जाते। मैंने ये हमारे लिए किया है। अमन समझ गया, मिस्टर कटारिया अपने पार्टनर्स और पत्नी को धोखा देकर भाग रहा था, और इन दोनों ने ही मिलकर उसे हमेशा के लिए रोक दिया। अमन ने पैर से उस लाल ब्रीफकेस को ठोकर मारी। तो इसमें हीरे हैं, चोरी के 50 करोड़ के अनकटे हीरे। प्रिया की आंखों में लालच चमक उठा। सूरत से मंगवाए थे उसने, वो इन्हें लेकर लंदन जा रहा था। मुझे और सोढ़ी को वो फूटी कौड़ी नहीं देने वाला था। प्रिया ने सोढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाया। सोढ़ी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये जासूस और उसका चेला अकेले हैं। ट्रेन में कोई पुलिस नहीं है। छीनो उससे पिस्तौल। हम दोनों इन्हें मारकर ट्रेन से कूद जाएंगे, और 50 करोड़ अब हमारे होंगे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये औरत अब पागल हो चुकी थी। सोढ़ी एक पल के लिए झिझका, लेकिन 50 करोड़ का लालच और जेल का डर, दोनों ने मिलकर उसे जानवर बना दिया। उसने अपनी भारी भरकम शरीर का फायदा उठाया। सोढ़ी एक सांड की तरह अमन की ओर दौड़ा। अमन पीछे हटो, मैं चिल्लाया। अमन ने गोली नहीं चलाई। सोढ़ी ने अमन को जोरदार टक्कर मारी। धड़ाम। अमन दीवार से टकरा गया। उसके हाथ से पिस्तौल छूटकर दूर जा गिरी। पिस्तौल फर्श पर फिसलते हुए आर्यन के पैरों के पास जा रुकी। अब कैबिन में महाभारत शुरू हो गई थी। सोढ़ी अमन के ऊपर चढ़ गया और उसका गला दबाने लगा। अमन उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोढ़ी बहुत ताकतवर था। पिद्दू, गन! अमन की आवाज घुट रही थी। मैं पिस्तौल की तरफ लपका, लेकिन तभी प्रिया कटारिया ने मेरे बालों को पीछे से नोच लिया। कहा, चला कीड़े। उसने मुझे पीछे खींचा और मेरे चेहरे पर अपने नाखूनों से वार किया। मैं दर्द से चिल्लाया, लेकिन मैंने उसे धक्का दे दिया। वो सीट पर जा गिरी। मैं फिर से पिस्तौल की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां आर्यन खड़ा था। वही लड़का जो अब तक कोने में दुबका हुआ था। पिस्तौल उसके पैरों के पास थी। आर्यन, मैं चिल्लाया, पिस्तौल उठाओ, हमें बचाओ। आर्यन ने पिस्तौल उठा ली। उसके हाथ कांप रहे थे। एक तरफ सोढ़ी अमन का गला घोट रहा था, दूसरी तरफ प्रिया मुझ पर फिर से झपटने को तैयार थी। सोढ़ी ने चिल्लाकर कहा, आर्यन, मत भूल तेरे बाप को किसने मारा था। इसी कटारिया ने। हम तेरे दोस्त थे, हमें जाने दे, तुझे भी हिस्सा देंगे। प्रिया भी बोली,
हाँ रेन, गोली उस जासूस को मार, हम तुझे अमीर बना देंगे। आर्यन ने पिस्तौल तानी। उसका निशाना अमन और सोढ़ी की तरफ था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपने पिता की मौत याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि शायद सोढ़ी सही कह रहा है। अमन का चेहरा अब लाल पड़ चुका था। उसकी सांसें उखड़ रही थी। तभी आर्यन चिल्लाया, मेरे पिता चोर नहीं थे और मैं भी कातिल नहीं बनूंगा। आर्यन ने पिस्तौल का बट घुमाया और सोढ़ी के सिर पर दे मारा। सोढ़ी की पकड़ ढीली पड़ गई। वो बेहोश होकर अमन के ऊपर लुढ़क गया। अमन ने सोढ़ी को धक्का दिया और गहरी सांस ली। शाबाश आर्यन, शाबाश। उधर प्रिया ने देखा कि सोढ़ी गिर गया है और आर्यन ने धोखा दे दिया है। वो समझ गई कि खेल खत्म हो गया है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने दरवाजे के पास लगी इमरजेंसी चैन को देखा। मैं जेल नहीं जाऊंगी, प्रिया चिल्लाई। उसने पूरी ताकत से चेन खींची। ट्रेन के ब्रेक लगने की तेज और डरावनी आवाज आती है। ट्रेन को जबरदस्त झटका लगा। हम सब गिर पड़े। ब्रीफ केस फिसल कर दूर चला गया। ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी और लाइटें फिर से झपझपाने लगी। प्रिया ने झटके से स्लाइडिंग डोर खोला। बाहर अभी भी जंगल था, लेकिन ट्रेन अब रुकने वाली थी। उसने ब्रीफकेस उठाने की कोशिश की, लेकिन वो एक जगह फंसा था, इसलिए वो निकल नहीं पाया। पुलिस का सायरन दूर कहीं से सुनाई दे रहा था। नहीं, वो शायद सिर्फ हवा थी। प्रिया ने एक पल के लिए ब्रीफकेस को देखा, फिर अपनी आज़ादी को चुना। वो चलती ट्रेन से कूद गई। नहीं, अमन चिल्लाया और दरवाजे की तरफ लपका। ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुक गई थी। लोहे के पहिए पटरियों पर घिसटते हुए थम गए। बाहर घोर सन्नाटा था। सिर्फ जंगल के कीड़ों की आवाज आ रही थी। कैबिन के अंदर का नज़ारा किसी युद्ध के मैदान जैसा था। फर्श पर मिस्टर सोढ़ी बेहोश पड़े थे। वेटर रमेश कोने में दुबका हुआ कांप रहा था। आर्यन के हाथ में अभी भी वो पिस्तौल थी, लेकिन अब उसने उसे नीचे कर लिया था। और वो लाल ब्रीफकेस, वो बेवारिस लाश की तरह बीच में पड़ा था। अमन दरवाजे पर खड़ा था, जहां से प्रिया कटारिया कूदी थी। उसने टॉर्च बाहर मारी। पेद्दू, अमन ने गहरी सांस ली। नीचे मत उतरना। ये घना जंगल है और शायद नीचे खाई भी हो सकती है। करीब 20 मिनट बीते होंगे। ट्रेन का गार्ड और ड्राइवर टॉर्च लेकर हमारे डिब्बे की तरफ दौड़ते हुए हैं। क्या हुआ? चैन किसने खींची? अमन ने अपना आईडी कार्ड दिखाया। मैं जासूस अमन हूँ। यहाँ मर्डर हुआ है और कातिल भागने की कोशिश कर रहा था। तभी दूर से सायरन की आवाज़ सुनाई दी। वो अंबाला रेलवे पुलिस नहीं थी, वो थी हाईवे पेट्रोल पुलिस। ट्रेन जंगल में जहाँ रुकी थी, उसके पास ही हाईवे गुजरता था। हमने टॉर्च से सिग्नल दिया। पुलिस वाले झाड़ियों को चीरते हुए पटरियों तक आए। इंस्पेक्टर ने स्थिति संभाली। सर, हमें एक महिला मिली है, पटरियों से लगभग 50 मीटर दूर, झाड़ियों में फंसी हुई है, शायद पैर टूट गया है। अमन ने सिर हिलाया। वो भाग नहीं पाई। लालच का बोझ बहुत भारी होता है इंस्पेक्टर, इंसान को तेज भागने नहीं देता। पुलिस वाले प्रिया कटारिया को लंगड़ाते हुए लेकर आए। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खरोंचे थी और वो दर्द से कराह रही थी। उसके पीछे पीछे हथकड़ी में सोढ़ी और रमेश को भी लाया गया। प्रिया ने अमन को देखा। उसकी आंखों में अभी भी वही नफरत थी। मैं बच जाती, वो धीरे से बोली। अगर अंधेरा ना होता तो मैं बच जाती। अमन उसके पास गया। अंधेरा बाहर नहीं था मिसेस कटारिया, आपके दिमाग में था। आपने एक ब्रीफ केस के लिए अपने पति को मरवा दिया, अपने आशिक को फंसा दिया और इस गरीब वेटर की जिंदगी बर्बाद कर दी। प्रिया ने वो लाल ब्रीफकेस देखा जो अब पुलिस के पास था। मुझे वो चाहिए, वो पागलों की तरह चिल्लाई। वो मेरे हैं, 50 करोड़ के हीरे।
वो मेरा हक है। अमन ने इंस्पेक्टर से वो ब्रीफकेस लिया। 50 करोड़? चलिए देखते हैं कि एक जान की कीमत क्या है। अमन ने ब्रीफकेस खोला। अंदर मखमली थैलियाँ थीं। अमन ने एक थैली खोली और उसमें से मुट्ठी भर चमचमाते हुए पत्थर निकाले। हीरे। लाइट पड़ते ही वो जगमगा उठे। सोढ़ी और प्रिया की आंखें फटी रह गई। लेकिन अमन, वो हंस पड़ा। एक बहुत ही सूखी व्यंग्यात्मक हंसी। क्या हुआ? सोढ़ी ने पूछा। हंस क्यों रहे हो? अमन ने एक हीरा उठाया और उसे अपनी अंगूठी के नग पर रगड़ा। फिर उसने उसे टॉर्च के सामने रखा। मिसेस कटारिया, अमन ने वो हीरा प्रिया की तरफ उछालते हुए कहा। जौहरी की पत्नी होकर भी आप असली और नकली में फ़र्क नहीं पैक कर पाई। क्या मतलब? प्रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये हीरे नहीं है, अमन ने कहा। ये अमेरिकन डायमंड है। कांच के टुकड़े। पूरी थैली की कीमत बाजार में 5,000 रुपये भी नहीं होगी। झूठ! प्रिया चीखी। कटारिया ने कहा था वो असली है। वो लंदन जा रहा था। वो लंदन नहीं जा रहा था प्रिया जी। अमन ने ब्रीफकेस के अंदर से एक फाइल निकाली। वो भाग रहा था, लेकिन अमीरी की तरफ नहीं, दिवालियापन से बचने के लिए। ये कागज़ देखिए। मिस्टर कटारिया पर बाजार का 100 करोड़ का उधार था। वो कंगाल हो चुके थे। वो ये नकली हीरे लेकर किसी और को ठगने जा रहा था, ताकि कुछ दिन और अय्याशी कर सके। अमन ने ब्रीफकेस बंद कर दिया। आपने एक कंगाल आदमी को मारने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। 50 करोड़ तो छोड़िए, उसके बैंक अकाउंट में शायद 50 रुपए भी ना हो। प्रिया और सोढ़ी सन्न रह गए। उनका जुर्म, उनकी साजिश, वो मर्डर, सब बेकार हो गया। वो सिर्फ एक लाश के लिए जेल जा रहे थे। प्रिया जमीन पर गिर पड़ी और पागलों की तरह हंसने रोने लगी। ये उसकी सबसे बड़ी सजा थी, पछतावा। पुलिस सोढ़ी, प्रिया और रमेश को ले जाने लगी। जाते जाते रमेश ने अमन की तरफ देखा। अमन ने उसे इशारा किया। वादा याद है? अब वहाँ सिर्फ हम, पुलिस और आर्यन बचे थे। आर्यन चुपचाप खड़ा था। अमन उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने आज एक जान बचाई आर्यन, और साथ ही अपनी भी। आर्यन ने अमन को देखा और बोला, मेरे पिताजी। इस ब्रीफकेस में कुछ फाइलें हैं, अमन ने कहा। इनमें कटारिया के सारे काले धंधों का हिसाब है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि ये कोर्ट में पेश हो। तुम्हारे पिता पर लगा हर इल्जाम धुल जाएगा। दुनिया जानेगी कि वे बेकसूर थे। आर्यन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने अमन के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन अमन ने उसे गले लगा लिया। जाओ घर, अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। नफरत का बोझ उतार दो आर्यन। अगले दिन सुबह के 6 बज रहे थे। ट्रेन को अंबाला स्टेशन तक खींच कर लाया गया था। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, पुलिस थी और मीडिया भी थी। मैं और अमन प्लेटफॉर्म के एक कोने में खड़े थे। हमारे हाथ में कुल्हड़ वाली चाय थी। सूरज निकल रहा था। अमन, मैंने पूछा, अब क्या, मनाली चलें? अमन ने चाय की चुस्की ली और ट्रेन की तरफ देखा। नहीं पिद्दू, पहाड़ कहीं नहीं जा रहे, लेकिन अभी मेरा मन सफ़र से भर गया है। चलो घर चलते हैं। दिल्ली वाली ट्रेन कब है? मैं मुस्कुराया। आधे घंटे में। बढ़िया। अमन ने अपने बैग उठाया। और हाँ, इस बार ब्रीफकेस वाली सीट के पास मत बैठना। हम दोनों हंस पड़े। ट्रेन की सीटी बजी, एक कहानी खत्म हुई और पटरियों पर एक नई कहानी इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर रात एक नई कहानी आ जाती है, उसे भी सुनें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।